आप सभी का अपने YouTube चैनल के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। और लगभग 2 सप्ताह बाद आज से जो ये करंट अफेयर्स की सीरीज आपकी प्रारंभ हो रही है, अब ये आपको प्रत्येक सोमवार को निरंतर मिलती रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, अपने करंट अफेयर्स की जो शुरुआत करने जा रहे हैं, पिछले 10 दिनों की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो उन्हीं से संदर्भित चर्चा हम आज प्रारंभ करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पुस्तकें पिछले 10 दिनों में चर्चा में रही हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक पुस्तक है, इसका नाम है आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इस पुस्तक को लिखा गया है दलाई लामा द्वारा। दूसरी पुस्तक है आपकी ए बर्निंग, इसको लिखा है मेधा मजुमदार ने। और तीसरी जो पुस्तक है आपकी वो है ग्रीन लाइट्स, इसको लिखा है मैथ्यू मैककोनागी ने। और चौथी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है इस पैंडेमिक में निकल कर आई है, इसका नाम ही है द पैंडेमिक सेंचुरी और इसको लिखा है मार्क होनिक्स ने। और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक एक मैं कहूँ तो क्लारा एंड द सन एक पुस्तक है, इसको लिखा है काजुओ इसुगुरु ने। और इसके बारे में पूर्व में भी मैंने बताया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चारों पुस्तकों का नाम आपको नोट करना है। जहां भी आप पुस्तकों से संबंधित चर्चा को नोट करते रहे हैं अभी तक हमारे करंट अफेयर्स के दौरान, वहीं पर आपको इन सबको नोट करना है। पहला क्या है, आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। दूसरा है ए बर्निंग, इस पुस्तक के लेखक हैं मेघा मजुमदार। और तीसरी जो पुस्तक है आपकी वो है ग्रीन लाइट्स, जिसको लिखा है मैथ्यू मैककोनागी ने। चौथी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है द पैंडेमिक सेंचुरी, इसको लिखा है मार्क होनिक्स ने। और क्लारा एंड द सन, जिसको लिखा है काजुओ इसुगुरु ने। अब कुछ लोग अपील करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक बार रिपीट कर लिया करें वीडियो और स्पष्ट रूप से लिख लिया करें, ठीक है। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो इन बुक का नाम आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में किताबों से संबंधित जो भी समसामयिक संदर्भों में चर्चा में रहती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और पहली जो पुस्तक थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं भारत चीन विवाद चल रहा है और दलाई लामा भारत में निर्वासित जीवन हिमाचल प्रदेश में जी रहे हैं। तो इस वजह से यदि हम देखें तो ये जो दलाई लामा द्वारा पुस्तक लिखी गई है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अरुणोदय योजना के बारे में। अब आपको सबसे पहले किसी योजना की जब बात आती है तो आपको पता होना चाहिए किसकी योजना है। तो अरुणोदय योजना, इस योजना की यदि हम बात करें कि इस योजना को किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चलाया गया है, इसका दूसरा नाम था अरुणोदय। तो अरुणोदय जो योजना है इसको शुरुआत किया है असम राज्य सरकार ने। किसके द्वारा शुरू की गई है, असम राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो पहला आपको यही पता होना चाहिए कि किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय योजना को शुरू किया गया है। अब सबसे पहली बात आती है कि भाई इस योजना को शुरू किया गया है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है या योजना का उद्देश्य क्या रहा होगा। तो इसमें है कि गरीब महिलाओं को, जो भी असम से संबंधित गरीब महिलाएं होंगी, उनको 830 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। तो अरुणोदय योजना क्या हो गई, असम राज्य सरकार की योजना है, जिसमें महिलाओं को 830 रुपए प्रति माह की दर से एक प्रकार की आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जा रही है। एक प्रकार से आप इसको महिला सशक्तिकरण की तरफ भी देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और जैसे ही बात असम की आती है तो असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुल हैं जो लगातार चर्चा में रहे हैं। जैसे आपका है बोगीबील पुल, तो बोगीबील आपका नाम याद होगा। दूसरा आपका आता है भूपेन हजारिका सेतु, जिसको आप बोलते हैं ढोला सादिया ब्रिज, ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु, ढोला सादिया ब्रिज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पुल जो हैं ये आपको पता होने चाहिए कि किस राज्य से संबंधित हैं, क्योंकि असम और बिहार भारत के दो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जो राज्य हैं वर्तमान समय में, वो पहला आपका है असम और दूसरा है बिहार। और ये जो दोनों पुल हैं, जैसे बोगीबील पुल हो गया या भूपेन हजारिका सेतु हो गया, ये जो क्षेत्र है जहाँ पे ये बने हुए हैं ये पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इस वजह से इन पुल से संबंधित चर्चा आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। अब यदि असम की बात कर रहे हैं तो असम से संबंधित कुछ अन्य योजनाओं को भी देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा में समसामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे आपने एक योजना सुना होगा ज्ञानदीप योजना, आप नोट कर सकते हैं ज्ञानदीप योजना। ज्ञानदीप जो योजना है ये असम राज्य सरकार ने चलाया है। इसमें एक प्रकार से शिक्षा ऋण पर सब्सिडी दी जा रही है और बच्चों को
ई व्हीकल की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ साथ इसमें फ्री यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें भी दी जा रही है। तो ज्ञानदीप का योजना जो है ये भी किसकी योजना हो गई, असम राज्य सरकार की योजना हो गई। इसको आप यहीं पर जहां पे असम की बात आप नोट कर रहे हैं, असम की चर्चा जहां पे आप नोट करते हैं वहीं पर इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक योजना चल रही है जिसका नाम है अभिनंदन योजना। अभिनंदन योजना, अभिनंदन योजना की यदि हम बात करें तो अभिनंदन योजना जो है ये शिक्षा ऋण पर जो होता है, जो भी उच्च क्लास में पढ़ने के लिए, उच्च स्नातक करने के लिए, प्रास्नातक करने के लिए जो छात्र बाहर जाते हैं और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, तो जो शिक्षा ऋण लेते हैं छात्र द्वारा या उनके परिवारों द्वारा जो शिक्षा ऋण लिया जाता है उस पर ब्याज सब्सिडी असम राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। तो अभिनंदन योजना के तहत क्या हो गया कि शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जा रही है अभिनंदन योजना के अंतर्गत, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त असम की एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसको आप बोलते हैं उत्तरायण योजना। उत्तरायण योजना की यदि हम बात करें तो उत्तरायण योजना जो है ये एक प्रकार से देखें तो खेलों से संबंधित है और उत्तरायण योजना के अंतर्गत असम में 33 स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा, जिससे आगामी ओलंपिक हो गए या खेलो इंडिया गेम्स हो गए, जो भी हमारे गेम होते हैं उन सब में ज्यादा से ज्यादा असम के जो छात्र हैं, असम के जो खिलाड़ी हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग कर सके और बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो खिलाड़ियों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए और संरचना विकास करने के लिए असम राज्य सरकार द्वारा उत्तरायण योजना शुरू की गई है, जिसमें 33 स्टेडियमों का निर्माण कराया जाएगा और इसके साथ साथ जो भी खिलाड़ी होंगे उनको वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद हम असम से संबंधित दो महत्वपूर्ण पहलुओं को देख लेते हैं और इन सबको आपको पता होना चाहिए। आपने सुना होगा पोबा रिजर्व, पोबा फॉरेस्ट रिजर्व। यदि आपने नहीं सुना है पोबा फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में तो मैं आज आपको बता देता हूं कि चर्चा में क्यों है और इसको आपको नोट कर लेना है। मैं बार बार कहता हूं कि आपकी परीक्षा में जो भी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं समसामयिक संदर्भों में चर्चा में रहते हैं और इसीलिए वहां से प्रश्न आपका बनता है। अब जो मैं बात कर रहा हूं ये है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। यदि हम बात करें कि हम पोबा रिजर्व फॉरेस्ट की बात क्यों कर रहे हैं, तो जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट हमारा है इसको अब वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिल गया है और ये अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी हो गई है। कहां से संबंधित है, आसाम से संबंधित है। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है और यहीं पे आपको दूसरा मिलता है देहिंग पटकाई। ये भी आपने नाम सुना होगा, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देहिंग पटकाई वन्य जीव जो अभ्यारण्य था इसको अब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो दो चीजें असम के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, समसामयिक संदर्भों में चर्चा में है। लेटेस्ट है कि पोबा फॉरेस्ट रिजर्व जो था, पोबा जो रिजर्व फॉरेस्ट था उसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है और जो दूसरा आपका देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य था इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। तो आपकी परीक्षा में यदि नाम लेके पूछा जाए कि भाई देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे स्थित है, किस राज्य से संदर्भित है, तो आपको बताना चाहिए कि असम राज्य से संदर्भित है। तो दो चीजें ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जब वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है असम से संबंधित, तो आपको दो तीन नाम और याद आने चाहिए, जैसे काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और एक और याद आना चाहिए क्या है, जलदापाड़ा, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब यदि हम देखें तो जो जलदापाड़ा है ये आपका मिलता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मिलता है। तो चर्चा हम असम की कर रहे हैं तो हम वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को क्यों देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो काजीरंगा आपका है, जो मानस है, विश्व के 2/3 एक सिंघी गैंडे यदि कहीं पर मिलते हैं तो ये इन्हीं दो अभ्यारण्यों में मिलते हैं, काजीरंगा और मानस। इन्हीं में से कुछ हैं ऐसे जो आपको जलदापाड़ा में मिलते हैं। तो यदि हम बात करें कि भारत में एक सिंघी गैंडे कहां-कहां पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि पश्चिम बंगाल का जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और असम का काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो दो चीजें आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप असम की बात कर रहे हैं तो अंबुबाची मेला आपने सुना होगा कि अंबुबाची मेला कहां पे लगता है। तो अंबुबाची जो मेला है ये आपको असम में लगता है। यदि हम बात करें कि किस मंदिर में लगता है, तो असम का मंदिर है कामाख्या मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर। तो कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची मेला लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ असम से संबंधित दो डांस हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे हो गया, एक हो गया बिहू डांस, बिहू डांस, एक हो गया सतरिया। तो ये दोनों आप याद कर लीजिएगा भाई, बिहू और सतरिया जो डांस है, जो नृत्य है, ये कहां से संदर्भित है, असम से संदर्भित है।
तो असम से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे पिछले 10 दिनों की, उनकी चर्चा हमने कर लिया है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला जो टॉपिक है हमारा साइंस टेक से एक प्रकार से जुड़ा है, अंतरिक्ष से जुड़ा है, डिफेंस से जुड़ा है। तो चलिए उसकी बात हम कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें स्पष्ट होंगी और अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी। अब इसको क्या करना है कि आपको मैंने बार बार बताया है कि जब भी आप पढ़ें किसी राज्य के बारे में, तो जो भी आप पढ़ते हैं प्रत्येक राज्य के बारे में एक पेज बना लें, और उस राज्य के बारे में जब भी कुछ पढ़ें तो उसी पेज पर जाकर लिखें, तो आपका एक नोट्स प्रॉपर तैयार रहेगा और परीक्षा में कम समय में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे रक्षा क्षेत्र की। तो आपने एक मिसाइल का नाम सुना होगा इस दौरान, एरो 2 या हम बात कर लें एरो की, तो एरो मिसाइल किस देश की है? तो एरो जो मिसाइल है ये इजराइल देश की है, और हाल ही में चर्चा में थी। किसकी है? इजराइल की है। और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इजराइल ने अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया है। किसके साथ किया है? यूएई के साथ किया है, और इस वजह से ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इजराइल से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस पर आपको नजर बनाए रखनी है। इजराइल की यदि हम बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है यरूशलेम। यहाँ की जो मुद्रा है इजरायली ड्यू शेकल यहाँ की मुद्रा है। तो प्रत्येक देश के बारे में, उसकी मुद्रा के बारे में, उनकी राजधानियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इजराइल की यदि हम बात कर रहे हैं तो इजराइल का यदि हम देखें तो पड़ोस में आता है ईरान, और ईरान की भी एक मिसाइल है जिसको बोलते हैं राड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि राड जो मिसाइल है वो किस देश की है? वो हो जाती है ईरान की। यदि हम बात करें एरो की, तो एरो आपका हो जाता है इजराइल से। आपने देखा होगा कि जब भारत ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया था तो वहां पे एक बम प्रयोग किया गया था, स्पाइस नाम का बम। तो ये जो स्पाइस नाम का बम था ये हमने कहां से लिया है? इजराइल से लिया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हाल ही में इजराइल ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को मदद उपलब्ध कराने के लिए एम्स दिल्ली से समझौता किया है। तकनीकी सहयोग के लिए इजराइल ने एम्स दिल्ली से समझौता किया है, और दिल्ली एम्स जो दिल्ली है आपका, वहां पे इन्होंने अपनी तकनीक उपलब्ध कराई है जिससे कोविड-19 से निपटने में हमें मदद मिल सके, कोविड-19 के प्रसार को रोकने में हमें मदद मिल सके। तो आपको पता होना चाहिए यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि किस देश ने एम्स दिल्ली से कोविड-19 से निपटने के लिए तकनीक देने के लिए समझौता किया है, तो वो देश आपका बनता है इजराइल। अब यहाँ पे हम मिसाइलों के बारे में देख रहे हैं, तो इजराइल के बारे में देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक मिसाइल है जिसको बोलते हैं बराक 8 जो मिसाइल है इसको भारत किसके साथ मिलकर बना रहा है? भारत इजराइल के साथ मिलकर बना रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भाई बराक 8 मिसाइल है भारत यूज करता है, किसके साथ मिलकर बनाया है? इसको इजराइल के साथ मिलकर बनाया है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ चीजें और आपको पता होना चाहिए, जैसे एक मिसाइल इन दिनों चर्चा में थी, ध्रुव अस्त्र जो है ये क्या है? ध्रुव अस्त्र जो है ये टैंक को मार गिराने वाली मिसाइल है, और इसका निर्माण किया है डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने। तो याद रखिएगा ध्रुव अस्त्र क्या है? टैंक को मार गिराने वाली मिसाइल है जिसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त एक नई मिसाइल बनाया है डीआरडीओ ने, पर्डास। इसको जो मारक क्षमता है वो 200 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, और पर्डास जो है ये स्थान लेगा, किसका स्थान लेगा ये आप बताओगे कि पर्डास जो मिसाइल है आपका, क्योंकि बार बार मैं बताया हूं, पहली बार नहीं है, और इसकी चर्चा भी आगे भी हम कर रहे हैं तो वहां पे भी हम बता देंगे। तब तक के लिए यदि आपको याद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो पर्डास मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर है, ये किस मिसाइल का स्थान लेगी। इसके अतिरिक्त एक और मिसाइल आपको याद आना चाहिए, क्या? खगानतक जो है इसको बनाया है जेएसआर डायनामिक्स ने। जेएसआर डायनामिक्स ने बनाया है खगानतक। तो खगानतक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 180 किलोमीटर है, जिसको जेएसआर डायनामिक्स द्वारा बनाया गया है। और मिसाइलों की बात हो रही है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए क्या? आईएनएस कलिंगा। आईएनएस कलिंगा क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे भारत का मिसाइल पार्क बनाया जा रहा है। आईएनएस कलिंगा जो हमारा युद्ध पोत है उस पर मिसाइल पार्क बनाया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें जो मिसाइल पार्क बनाया जा रहा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अग्निप्रस्थ। तो यदि आपसे पूछा जाए अग्निप्रस्थ जो मिसाइल पार्क है वो कहां पर बन रहा है, तो वो बन रहा है आईएनएस कलिंगा पर बन रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे
विभिन्न मिसाइलों के बारे में, और उस चरण में हमने देखा कि ध्रुवस्त्र को डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रणास जो मिसाइल है उसको डीआरडीओ ने बनाया है। तो बार बार एक शब्द आ रहा है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और जी सतीश रेड्डी जो है इसके प्रमुख हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें कि इसका मोटो क्या है डीआरडीओ का, तो इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम या स्ट्रेंथ ओरिजिनेज इन साइंस। तो दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इजराइल की यदि हम बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस के अवसर पर इजराइल ने अपने एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ की संसद की बात यदि हम करें तो नेसेट नामक यहाँ की संसद है। इजराइल की संसद को बोलते हैं नेसेट। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप जानते होंगे कि जैसे मैंने अभी बात किया आईएनएस कलिंगा की बात किया, तो आपको याद आना चाहिए सार्थक नामक अपतटीय गश्ती पोत। शायद आपको याद होगा यदि आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो मैं इसको डेली करंट अफेयर्स में मैंने इसको बताया है कि सार्थक जो है ये अपतटीय पोस्ट है। इसको बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई सार्थक का निर्माण किसने किया है, तो सार्थक का निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। और ये एक अपतटीय गश्ती पोत है जो भारतीय तट रक्षक बलों के लिए मददगार साबित होगा। भारतीय तट रक्षक बलों के लिए जिसको बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और तकनीकी से संबंधित हमने प्रश्नों को देख लिया और आगे हम कुछ अन्य प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और करंट अफेयर्स आपको इस चैनल पर 2 से 3 माध्यम से मिलता है, जिनमें एक हो गया आपका साप्ताहिक करंट अफेयर्स, एक हो गया आपका डेली करंट अफेयर्स जो आपकी कम्युनिटी टैब में मिलता है, और आपके डेली करंट अफेयर्स के क्विज भी मिलते हैं जो द हिंदू पेपर से संबंधित होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेरो सर्वे की। सेरो नामक एक सर्वे इन दिनों चर्चा में है। तो सेरो सर्वे की हम बात करते हैं कि सेरो सर्वे है क्या। सेरो सर्वे, अब ये वर्ड हो सकता है कुछ लोगों ने ना सुना हो कि सेरो सर्वे है क्या। तो कोविड-19 के प्रसार को ट्रैक करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सेरो सर्वे नामक एक सर्वे कराया गया है। तो ये सेरो सर्वे क्या हो गया? हरियाणा राज्य सरकार द्वारा कराया गया है। किस लिए कराया गया है? कोविड-19 के प्रसार को ट्रैक करने के लिए कराया गया है। हरियाणा की यदि हम बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो प्रत्येक राज्य के बारे में आपको, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में और प्रत्येक राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके बारे में आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। हरियाणा की यदि हम बात करें तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 75% जो भी हरियाणा राज्य सरकार में नौकरियां होंगी उसमें 75% हरियाणा राज्य के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य सरकार ने 75% नौकरियों को, राज्य सरकार जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं उनमें 75% को आरक्षित कर दिया है सिर्फ और सिर्फ हरियाणा राज्य से जुड़े हुए लोगों के लिए। अब हरियाणा में एक स्थान है पंचकुला। पंचकुला बहुत ही चर्चित स्थान है और लगभग सबने सुना होगा। ये जो पंचकुला है यहाँ पर आपको आगामी चौथे खेलो इंडिया गेम्स होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो चौथे खेलो इंडिया गेम्स कहां पर होंगे? खेलो इंडिया गेम्स ये आपके पंचकुला में होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा की यदि हम बात करें तो हरियाणा राज्य सरकार की एक योजना है मेरा पानी मेरा विरासत योजना, ये आपको पता होना चाहिए। ई सचिवालय इन्होंने शुरू किया था, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं हरियाणा के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। भारत की यदि हम बात करें ऑयल रिफाइनरी के बारे में, 2G एथेनॉल रिफाइनरी के बारे में, तो आपके पानीपत में स्थापित की गई है। दूसरा जो है वो गोरखपुर में स्थापित की गई है। तो इस तरह से यदि आप लिंक करके चीजों को देखेंगे तो चीजें और बेहतर होती जाएंगी और कहीं भी आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। हो सकता है आपके आगामी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं अब छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए करंट अफेयर्स, वर्तमान समय में बहुत ज्यादा योजनाएं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं कोविड-19 के दौर में, और लगातार छत्तीसगढ़ जो राज्य है उड़ीसा के बाद सबसे ज्यादा यदि किसी पर ध्यान देना है आपको तो वो राज्य है छत्तीसगढ़, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे नई नई योजनाओं को जो है सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का एक नगर निगम है, नाम है जगदलपुर। जगदलपुर ये नगर निगम है, कहाँ का है?
छत्तीसगढ़ राज्य में एक नगर निगम है जगदलपुर, इसने क्या किया है, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको वन भूमि पर अधिकार दे दिया। अभी तक क्या होता था, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते थे उन्हीं को वन भूमि पर अधिकार होता था, लेकिन छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जहां के जगदलपुर नगर निगम ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी वन भूमि का अधिकार प्रमाण पत्र दे दिया है। तो देश का पहला जो नगर निगम है वो है जगदलपुर, जिसके द्वारा शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार पत्र दिया गया है। अब यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ की एक योजना थी, शायद आपको याद होगा, स्पंदन योजना। स्पंदन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। क्यों महत्वपूर्ण योजना थी? क्योंकि आप देख रहे थे कि वर्तमान समय में लगातार, चाहे आप सेंट्रल पुलिस फोर्स में देख लीजिए या राज्य आधारित देख लीजिए, लगातार जो पुलिस बल हैं, सैन्य बल जो हैं, उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्पंदन योजना प्रारंभ किया था, जिससे कि जो पुलिसकर्मी है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अंतर्गत, वो आत्महत्या ना कर सके, उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। तो कहने का मतलब स्पंदन योजना का उद्देश्य था आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, विशेषकर पुलिस बलों में। इसके बाद यदि हम बोलें छत्तीसगढ़ के बारे में, तो मनरेगा में यदि सबसे ज्यादा रोजगार किसी राज्य द्वारा दिया गया है तो वो आपका है छत्तीसगढ़। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार मनरेगा के तहत यदि कहीं पे सृजित हुए हैं तो वो आपका है छत्तीसगढ़। दूसरा, लाख खेती, आपने सुना होगा लाख, जो लाख के खेती करने वाले किसान थे, अभी तक उनको किसान का दर्जा, कृषि का दर्जा नहीं दिया गया था। तो अब जो लाख की खेती है इसको कृषि का दर्जा मिल गया है, और कृषि का दर्जा मिलने से क्या होगा कि जो भी कृषि से संबंधित योजनाएं होंगी, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हो, अब उनका फायदा लाख किसानों को भी होगा। तो लाख की खेती को कृषि का दर्जा किसने दिया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त कवच नामक ऐप भी छत्तीसगढ़ ने चलाया था। आपको याद होगा, कवच नामक ऐप भी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा बनवाया गया था। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित और भी कुछ करंट अफेयर्स हैं, अभी उसकी आगे चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुलों के बारे में जो लगातार चर्चा में रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों में चर्चा में रहे, उन सबको हम एक साथ देखने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले आप देखोगे दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल, विश्व का सबसे लंबा घाट पुल जिसको बोलते हैं आप पाइर ब्रिज। तो दुनिया का सबसे लंबा जो घाट पुल बना है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो दुनिया का जो सबसे लंबा घाट पुल बना है ये आपको देखने को मिलेगा किस राज्य में? मणिपुर राज्य में देखने को मिलेगा। और मणिपुर राज्य में यदि हम बात करें किस नदी पे देखने को मिलेगा, तो नदी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो नदी है इसका नाम है इजई, IJAI। तो मणिपुर में विश्व का सबसे लंबा घाट पुल बना है इजई नदी पर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आती है कि भाई ये विश्व का सबसे लंबा है, तो इससे पहले कौन था, मतलब अब दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे जो है उसका नाम है माला रिज, ये आप नाम नोट कर लीजिएगा, रिजेका, माला रिजेका ब्रिज। ये जो माला रिजेका ब्रिज था अभी तक का ये सबसे लंबा ब्रिज था, सबसे लंबा पाइप ब्रिज था, जिसकी लंबाई थी 139 मीटर। और ये कहां पे था? ये देश है मोंटेनीग्रो। तो मोंटेनीग्रो देश में स्थित माला रिजेका ब्रिज जो है ये अभी तक का सबसे लंबा पाइप ब्रिज था, लेकिन अब इसका रिकॉर्ड बना दिया है, तोड़ दिया है किसने? जो मणिपुर का ब्रिज बन रहा है, जिसको आप बोलते हैं इजई नदी पर बनने वाला जो ब्रिज है, ये विश्व का सबसे लंबा पायर ब्रिज हो गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि पुलों की बात हो रही है तो कुछ महत्वपूर्ण पुलों की चर्चा हम कर लेते हैं, जिसकी जो लगातार चर्चा में रहे। जैसे एक अभी हाल ही में चर्चा में था अंजी खंड जो ब्रिज है ये आपके बन रहा है जम्मू कश्मीर में, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही लेटेस्ट है। दूसरा आपका मिलेगा दापोरिजो ब्रिज, और दापोरिजो का नाम रखा गया है हंग पंग दादा के नाम पे। और ये एक भारतीय सेना में एक सैनिक थे और इन्होंने बहुत अद्भुत साहस का परिचय दिया था भारत चीन युद्ध के दौरान, जिसके बाद दापोरिजो जो ब्रिज है उसका नाम हंग पंग दादा के नाम पे रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो एक और महत्वपूर्ण ब्रिज है जो कर्नाटक से संबंधित है, जो चर्चा में है, इसके बारे में भी हम देखें तो ये है लैसेन और
होतगी, ये जोड़ता है लहसुन को होतगी से। यदि हम स्थान देखें कि ये कहाँ पे है, लहसुन जो स्थान है ये कहाँ पे है, तो ये आपको मिलता है कर्नाटक में। कर्नाटक के कहाँ पे, कर्नाटक का बीजापुर जिला है, तो बीजापुर में मिलता है। और कर्नाटक के बीजापुर जिले से ये होतगी, होतगी आपका आता है सोलापुर में, और सोलापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो ये किसको जोड़ता है, बीजापुर को सोलापुर से कह सकते हैं, कर्नाटक को महाराष्ट्र से कह सकते हैं, या लैंसिंग को होतगी से जोड़ता है, ये आप कह सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पुल थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो अपना प्रयास था कि वो चीजें आप तक पहुंचाई जाए। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील फुट ब्रिज कहां पे बना है, भारत का सबसे लंबा स्टेनलेस स्टील फुट ब्रिज कहां पे बना है, यदि हम इसकी बात करें तो ये बना है भयंदर रेलवे स्टेशन पर। भयंदर रेलवे स्टेशन है आपका महाराष्ट्र में, तो भयंदर रेलवे स्टेशन पर भारत का सबसे पहला स्टेनलेस स्टील फुट ब्रिज बना है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे पहला स्टेनलेस स्टील फुट ब्रिज कहां पे बना है, भयंदर रेलवे स्टेशन पर। इसके बाद यदि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं तो मणिपुर के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ की राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें मणिपुर के बारे में तो कुडौल इनिशिएटिव आपने सुना होगा, कुडौल इनिशिएटिव मणिपुर राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो लाई हारोबा त्योहार मनाया जाता है, LAI हारोबा, लाई हारोबा त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में, ये आपको पता होना चाहिए। मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, लोकटक झील जो है वहां पे एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामझाओ। लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामझाओ, जिसको बोलते हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और इस राष्ट्रीय उद्यान में एक हिरण पाया जाता है जिसका नाम है संगई हिरण, और संगई हिरण जो है ये मणिपुर का राजकीय पशु है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को जोड़कर पढ़ें तो निश्चित रूप से आपको कभी भी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नाग मिसाइल कैरियर के बारे में। नाग मिसाइल के बारे में तो आप सबको पता होगी कि टैंक को मार गिराने वाली मिसाइल है जिसको बोलते हैं नाग। इसी क्रम में एक मिसाइल और है हेलिना, हेलिना आपने सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हेलिना मिसाइल है वो आपको देखने को मिलती है एयरफोर्स में, क्योंकि जो हेलिना मिसाइल है वो भी टैंक को मार गिराने वाली मिसाइल है, लेकिन इसको जो हमारे लड़ाकू विमान है उनके द्वारा इनको दागा जाता है। तो आपने देखा नाग मिसाइल, नाग मिसाइल क्या है, नाग मिसाइल है आपकी टैंक को मार गिराने वाली। ठीक है, दूसरी आपकी मिसाइल है इसी के क्रम में हेलिना, हेलिना जो मिसाइल है ये भी टैंक को मार गिराने वाली मिसाइल है, लेकिन इसको एयर से दागा जाता है, हवा से इसको फायर किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो नाग मिसाइल कैरियर, मतलब नाग मिसाइल कैरियर मतलब क्या हो गया, ले जाने वाला। तो नाग मिसाइल जो कैरियर है उसके बारे में यदि हम बात करें तो अभी हाल ही में DRDL हैदराबाद, DRDL हैदराबाद और आयुध निर्माण फैक्ट्री मेडक, आयुध निर्माण फैक्ट्री जिसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलते हैं, तो आयुध निर्माण फैक्ट्री मेडक, तो आयुध निर्माण फैक्ट्री मेडक और DRDL हैदराबाद ने मिलकर नाग मिसाइल कैरियर का निर्माण किया है। और आपको मैंने पहले बता दिया कि नाग जो मिसाइल है इसका काम क्या है, टैंक को मार गिराने वाला। इसी का दूसरा वर्जन है जिसको हम हवा से फायर करते हैं, उसका नाम है हेलिना। और मैंने पूर्व में मैंने आपको बताया था कि प्रणास मिसाइल, अभी मैंने बोला था ना कि DRDO ने प्रणास मिसाइल बनाया है। जो प्रणास मिसाइल है ये प्रहार का स्थान लेगी, किसका स्थान लेगी, प्रहार। पहले की मिसाइल थी प्रहार जिसकी मारक क्षमता कम थी, अब उसी के स्थान पे प्रणास मिसाइल आई है जिसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक है। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निर्माण श्री परियोजना के बारे में। शायद आपने सुना हो, नहीं सुना है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। निर्माण श्री परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, निर्माण श्री परियोजना, निर्माण श्री परियोजना। अब बात आती है निर्माण श्री परियोजना है क्या। सबसे पहली बात, कोई भी योजना परियोजना हो तो आपको जानने की क्या जरूरत होती है कि किसके द्वारा संचालित की जा रही है, किसके द्वारा लागू की गई है। तो आपको बता दें जो निर्माण श्री परियोजना है इसको लागू कर रहा है यूरोपीय यूनियन। कौन कर रहा है, EU कर रहा है, जिसको आप बोलते हैं यूरोपीय यूनियन। और यूरोपीय यूनियन की यदि हम बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में है।
ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन के बारे में आपने देख लिया। तो यूरोपीय यूनियन जो है भारत के दो राज्यों, कौन कौन से, महाराष्ट्र, उड़ीसा, भारत के दो राज्यों महाराष्ट्र और उड़ीसा में निर्माण श्री परियोजना को शुरू कर रहा है। और निर्माण श्री परियोजना के अंतर्गत इन दो राज्यों के 4 जिलों को चिन्हित किया गया है। 4 जिले कौन कौन से हैं, जैसे हम बात करें महाराष्ट्र में तो यहाँ पे है बीड और उस्मानाबाद, ठीक है, बीड और उस्मानाबाद ये आपके 2 जिले हो गए महाराष्ट्र के। उड़ीसा की यदि हम बात करें तो यहाँ पे है धेनकानाल ये जिला है। दूसरा जिला यहाँ पे है जजपुर, ठीक है। तो जो यूरोपीय यूनियन है उनके द्वारा निर्माण श्री परियोजना का शुभारंभ किया गया है। भारत के 2 जिलों को टारगेट किया गया है, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है उड़ीसा। और इन दो राज्यों के 4 जिलों को यहाँ पे लक्षित किया गया है। जिले कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र का बीड और उस्मानाबाद, दूसरा आपका उड़ीसा का हो गया धेनकेनाल और जजपुर। ये 4 जिले हैं जहां पे निर्माण श्री परियोजना को चलाया जाएगा। अब बात आती है निर्माण श्री परियोजना है क्या। तो निर्माण श्री परियोजना में 3000 महिलाओं को टारगेट किया गया है। इन 3000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा किस क्षेत्र में, अवसंरचना विकास के क्षेत्र में इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो 3000 महिलाओं को प्रशिक्षित करेगा यूरोपीय यूनियन निर्माण श्री परियोजना के अंतर्गत। और इसके लिए जो जिले हैं वो 4 जिले चिन्हित किए गए हैं, 2 महाराष्ट्र के हैं, 2 आपके उड़ीसा के हैं। महाराष्ट्र के बीड और उस्मानाबाद, और उड़ीसा की यदि हम बात करें तो एक है जजपुर, दूसरा है धेनकानाल, ठीक है। तो ये जिले आपको पता होना चाहिए। तो क्या इस तरह की ये पहली योजना है, क्या यूरोपीय यूनियन पहली बार ऐसा कर रहा है भारत में, या भारत में कई अन्य संगठन भी इस तरह के कर रहे हैं। तो यदि हम आपको बता दें तो आपने एक सुना होगा गोल इनिशिएटिव। गोल जो इनिशिएटिव था ये था फेसबुक का। तो फेसबुक ने क्या किया था गोल इनिशिएटिव में कि महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया था। उसी प्रकार से बी थिंक डिजिटल, ये भी एक कार्यक्रम था फेसबुक का, बी थिंक डिजिटल कार्यक्रम भी था फेसबुक का, गोल इनिशिएटिव था फेसबुक का। इसी तरह से एक कार्यक्रम गूगल का था जिसको आप बोलते हैं इंटरनेट साथी, ये आपका था गूगल का था, ये गूगल का कार्यक्रम था। इसमें भी जनजातीय महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। और जैसे ही इंटरनेट साथी की बात आती है, आपको एक और नाम याद आना चाहिए, क्या, सबूज साथी। इसी से मिलता जुलता नाम है सबूज साथी जो योजना है ये थी आपकी योजना वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की योजना थी, जिसमें जो बच्चियां होती थी इंटर पास कर लेती थी उनको फ्री बाइसिकल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा। तो आपने देख लिया सबूज साथी, इंटरनेट साथी, बी थिंक डिजिटल, गोल इनिशिएटिव, और आपने देखा निर्माण श्री परियोजना के बारे में। तो इसको एक ही जगह पे नोट करिएगा, क्योंकि इन सभी योजनाओं का, चाहे आप गोल की बात कर लें, चाहे बी थिंक डिजिटल की बात कर लें, या इंटरनेट से साथी की बात कर लें, सभी का उद्देश्य एक ही है कि भाई कोई कह रहा है कि कौशल विकास उपलब्ध कराना, कौशल प्रशिक्षण देना, कोई कह रहा है डिजिटल प्रशिक्षण देना। तो सबको एक जगह नोट करेंगे तो चीजें आपकी और बेहतर होंगी और आपको पढ़ने में भी असुविधा होगी नहीं होगी। चले अब देख लेते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। आपने जरूर 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, निश्चित रूप से सुनना भी चाहिए था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और कुछ चीजें भाषण से जुड़ी होती हैं जो आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे आपने देखा तो इसी अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया है। अब ये डॉल्फिन है क्या, प्रोजेक्ट डॉल्फिन है क्या, ये आपको समझना चाहिए। महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में इसकी बात की है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत है कि इसके अंतर्गत जो डॉल्फिन है उनको संरक्षण दिया जाएगा, संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा और नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा, जिससे डॉल्फिन, क्योंकि जो डॉल्फिन है भारत में जो पाई जाती हैं वो जल की डॉल्फिन है, नदी डॉल्फिन होती है, जो स्वच्छ पानी की डॉल्फिन होती है, मीठे पानी की डॉल्फिन होती हैं, जिनके लिए प्रदूषण जब नदियों में कम होता है तो इनके लिए बेहतर अनुकूल माहौल होता है। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई है 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा। यदि हम बात करें इसी से जुड़ा हुआ, यदि आप देख लो तो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, यदि आपसे हम पूछ लें कि विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है कहां पे, तो ये आपके मिलेगी भागलपुर में। कहां पे है, भागलपुर में। भागलपुर कहां पे है, ये है आपका बिहार में।
और जैसे भागलपुर का नाम आता है आपको दो तीन चीजें और याद आनी चाहिए बिहार से संबंधित। जैसे आपको याद आना चाहिए क्या, भागलपुर से जुड़ा हुआ था आपका जरदालू आम, जिसको जीआई टैग दिया गया था, जरदालू आम, इसको जीआई टैग मिल चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार की बात करें तो आपको यहाँ से दो तीन और प्रोडक्ट याद आने चाहिए जिनको जीआई टैग दिया गया है। जैसे आपको मगही पान याद आना चाहिए, इसको जीआई टैग दिया गया है जो नेवादा से संबंधित है। इसके अतिरिक्त कतरनी चावल की बात हुई थी जीआई टैग से संबंधित, तो कतरनी चावल मुंगेर की बात हो गई थी कि मुंगेर क्षेत्र से संबंधित है, भागलपुर में भी पाया जाता है। तो बिहार से संबंधित तीन जीआई टैग थे, पहला था जरदालू आम जो 2019-20 में चर्चा में थे, दूसरा था मगही पान और तीसरा था कतरनी चावल। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें कि भारत में डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहां पे बन रही है, डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहां पे बन रही है, तो जो डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भारत में बन रही है ये आपको देखने को मिलेगी मुंगेर में। और मुंगेर से क्या संबंधित है, कतरनी चावल जो है ये मुंगेर से संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी जो है कहां पे है, मुंगेर में है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें कुछ अन्य चीजों के बारे में तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भारत में यदि पहला कहीं पे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है तो भारत का जो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये पटना में बनाया गया है और पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बार बार एक शब्द आपके दिमाग में आ रहा है डॉल्फिन डॉल्फिन, तो आपको क्या पता है कि भारत में किस प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। एक तो है आपकी इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन जो भारत से लेकर कंबोडिया तक लगातार जो नदियां हैं वहां पे पाई जाती है। मेकांग नदी आपने सुना होगा, तो मेकांग नदी में भी पाई जाती है। म्यांमार की यदि हम बात करें तो यहाँ पे भी इरावदी नदी है, वहां पे पाई जाती है। तो जो इरावदी डॉल्फिन है ये कहाँ पे भारत में पाई जाती है, भारत की एक झील है जिसको बोलते हैं चिल्का झील, और चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा की चिल्का झील में आपको इरावदी डॉल्फिन देखने को मिल जाएगी। और यदि हम बात करें चिल्का झील की तो चिल्का झील रामसर स्थल भी है। रामसर स्थल की बात करें, चिल्का झील क्या है आपका, ये भारत का एक रामसर स्थल भी है। रामसर स्थल का मतलब होता है कि 1975 में एक संधि हुई थी जिसमें वेटलैंड जो है, आर्द्र भूमियां जो हैं उनको संरक्षित करने की बात की गई थी। और ये जो संधि हुई थी, ये जो समझौता हुआ था, ये ईरान के एक शहर में हुआ था जिसका नाम था रामसर, जिसके नाम से इस पूरे संबंधित जो भी फैसला हुआ था इसको बोला जाता है रामसर कन्वेंशन। तो चिल्का जो है ये रामसर साइट है और रामसर समझौता 1975 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने जो सिंधु नदी की डॉल्फिन है, इसकी सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है जो विशेषकर ब्यास नदी में पाई जाती है पंजाब में, इसको अपना जलीय जीव घोषित किया है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि किस राज्य सरकार द्वारा सिंधु नदी डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया है, तो उसका उत्तर क्या होगा, पंजाब राज्य सरकार द्वारा। यदि हम बात करें कि विश्व में कितनी प्रजातियां डॉल्फिन की पाई जाती हैं, विशेषकर नदी डॉल्फिन की, तो विश्व भर में केवल 7 प्रजातियां नदी डॉल्फिन की पाई जाती हैं, जिसमें से एक आपका हो गया है इरावदी डॉल्फिन, दूसरा आपने देख लिया सिंधु ब्यास नदी की डॉल्फिन, तीसरा आपने देखा गंगा नदी की डॉल्फिन जिसको आम भाषा में सूस कहते हैं, तो ये भी आपने सुना होगा और देखा होगा। ठीक है, तो बिहार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे डॉल्फिन से संबंधित उनको हमने एक जगह देख लिया है। अब बिहार की बात आ रही है तो बिहार से संबंधित 2 से 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए हैं। जैसे स्वाभिमान वाहिनी, स्वाभिमान वाहिनी का शायद आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यदि आप डेली करंट अफेयर से जुड़े हैं तो वहां पे आपको एक पीडीएफ में मिल जाता है। स्वाभिमान वाहिनी जो है ये पहला भारत में पहली बार यदि कहीं पे जनजातीय महिलाओं की पुलिस बटालियन बनाई गई है तो वो बिहार राज्य सरकार ने बनाया है। और जो जनजातीय महिलाओं की पुलिस बटालियन है उसका नाम इन्होंने रखा है स्वाभिमान वाहिनी। बिहार की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक आपको राष्ट्रीय उद्यान मिल जाता है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाता है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बिहार से संबंधित 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य जीव अभ्यारण्य आपको पता होना चाहिए। पहला हो गया आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपका हो गया भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 2 चीजें बिहार से संबंधित हैं और निश्चित रूप से आप सबको पता होना चाहिए। चलिए, छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और करंट अफेयर्स हैं जिनको देखेंगे, लेकिन उससे पहले आयुष मंत्रालय से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं, क्योंकि आयुष मंत्रालय इस कोविड काल में लगातार चर्चा में है, लगातार कार्य कर रहा है, लोगों के इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है। और आयुष मंत्रालय द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि किस प्रकार से
आप सस्ती दवाओं के प्रयोग से किस प्रकार से आप आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार यदि चलते हैं तो किस प्रकार से आप कोविड-19 से बचे रह सकते हैं और आपका इम्यून सिस्टम बेटर होगा। तो आयुष मंत्रालय ने अभी हाल ही में क्या किया है, आपका आयुष मंत्रालय है, इन्होंने लोगों के प्रति, लोगों में जन जागरूकता का प्रसार करने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि आप किस प्रकार से जो हमारी आयुर्वेदिक दवाएं हैं, जो आयुष मंत्रालय द्वारा जो आपकी दवाएं दी जा रही हैं, उनके प्रचार प्रसार से, उनके सेवन से किस प्रकार से आप कोविड-19 से बचे रह सकते हैं। प्रचार प्रसार से किस प्रकार से बचे रह सकते हैं, भाई यदि आप प्रचार प्रसार करेंगे तो ज्यादातर लोगों के बारे में जानकारी होगी। जब आपका आस पड़ोस सुरक्षित होगा तो निश्चित रूप से आप भी सुरक्षित होंगे। दूसरी बात आती है खुद के सेवन से। जब आपका खुद का इम्यून सिस्टम बेटर करना है तो निश्चित रूप से खुद को इसका सेवन करना पड़ेगा। तो अभी आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी, AYUSH, आयुष फॉर इम्यूनिटी, आयुष फॉर इम्यूनिटी एक मुहिम प्रारंभ किया है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सस्ते उपायों और उसके बारे में जन जागरूकता प्रसार करने के लिए आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी कैंपेन चलाया है। तो याद रखना चाहिए आयुष फॉर इम्यूनिटी कैंपेन का उद्देश्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ लोगों में जन जागरूकता प्रसार करने के लिए इसका प्रयास किया गया है आयुष फॉर इम्यूनिटी का। और जैसे ही आयुष की बात आती है आपको पता होना चाहिए क्या, आयुष मंत्रालय, और आयुष मंत्रालय की बात आती है तुरंत आपको पता होना चाहिए भाई हमारे मंत्री कौन है। तो हमारे मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक, श्रीपद येसो नायक हमारे आयुष मंत्री हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। और जैसे ही आयुष आप शब्द लिखते हैं इसमें 5 शब्द आपके आते हैं और पांचों के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे ए फॉर हो गया आयुर्वेदा, आयुर्वेदा की यदि हम बात करें तो इसकी जो ओरिजिन मानी जाती है वो भारत मानी जाती है, भारतवर्ष माना जाता है। दूसरा आपका आ जाता है वाई, या वाई से आपका हो गया योगा एंड नेचुरोपैथी। योगा एंड नेचुरोपैथी का मतलब भारत से ही इसकी ओरिजिन हुई है, योग की ओरिजिन भारत से ही मानी जाती है। तीसरा आपका नाम आता है यू, यू फॉर हो गया यूनानी, और यूनानी की यदि हम बात करें तो यूनानी जो मेडिसिन मानी जाती है ये ग्रीस की मानी जाती है, और विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, और ये जो विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है इनका नाम है हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान को माना जाता है कि इन्हीं के द्वारा यूनानी मेडिसिन की शुरुआत की गई। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर, हकीम अजमल खान के जन्म दिवस के अवसर पर विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आपका आता है यश, यश को बोलते हैं सिद्धा, और सिद्धा जो मेडिसिन है ये दक्षिण भारत की विशेषकर तमिलनाडु की मेडिसिन मानी जाती है कि इसका जो ओरिजिन है वो तमिलनाडु है। लास्ट वर्ड जो आता है यच, यच फॉर हो गया होम्योपैथी, और होम्योपैथी जो मेडिसिन है ये जर्मन की मेडिसिन है, जर्मनी की मेडिसिन है, और विश्व होम्योपैथिक दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर क्रिश्चियन पैट्रिक सैमुअल हैं जिनको जन्मदाता माना जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन के, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस भी मनाया जाता है। डॉक्टर का क्या नाम है, डॉक्टर क्रिश्चियन पैट्रिक सैमुअल, ठीक है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। तो आयुष का फुल फॉर्म आपको कभी नहीं भूलना है, ए फॉर आयुर्वेदा, यू, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण, लास्ट जो आपका आज का बचा है छत्तीसगढ़ से संबंधित, तो उसको भी देख के अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। और अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर्स तो मिल ही रहे हैं, साथ ही ये करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएगा प्रत्येक सोमवार को। अब इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। चलिए अब देखते हैं आगे के बारे में। तो आगे की जो योजना है इसका नाम है पढ़ाई तुहर द्वार, पढ़ाई, ये योजना शायद आपने सुना। एक तो था पढ़ाई तुहार द्वार, एक अलग योजना थी पढ़ाई तुहार द्वार, अब एक दूसरी योजना है पढ़ाई तुहर द्वार, पढ़ाई तुहंत द्वार। अब यदि हम बात करें पढ़ाई तुहार द्वार या पढ़ाई तुहंत द्वार, तो ये जो योजना है ये दोनों योजनाएं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की हैं। लॉकडाउन में किस प्रकार से सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, और विशेषकर जो पिछड़े राज्य हैं
जहाँ पे जनजातीय आबादी ज्यादा है वहाँ पे शैक्षणिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है, क्योंकि ना तो उनके पास एंड्रॉयड फोन है और ना तो उनके पास इंटरनेट का कनेक्शन है। तो उनकी कक्षाएं किस प्रकार से सुचारू रूप से चल सकें, इसी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का प्रयास था कि स्कूल अब बच्चों के घर जाएगा। तो उसी के योजना का नाम था पढ़ाई तुहार द्वार। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक योजना चलाई गई, मुहिम चलाई गई थी बुलटू के बोल। ये जो बुलटू के बोल हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है और इसमें था कि किस प्रकार से जब नेट नहीं होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल में जब नेट की कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो फाइल को किस प्रकार से गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां से किस प्रकार से डाउनलोड किया जाए या शेयर किया जाए। तो गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट है वहां से फाइल को ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जाएगा और उसी मुहिम का नाम था बुलटू के बोल। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई बुलटू के बोल क्या है, ब्लूटूथ के माध्यम से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का ट्रांसफर करना। अगला था मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। दो योजनाएं यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, दूसरा इसी तरह की योजना है। दूसरी जो योजना है उसका नाम है राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर, राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। अब ये दो योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, दूसरा है राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। सबसे पहली योजना की यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना जो है, इसका उद्देश्य था जो हमारा गरीब तबका है, जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए आदिवासी लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसको सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। क्योंकि कोविड-19 के दौरान में जो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जो विकट समस्या उत्पन्न हुई है, उसका निराकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ किया, जिसमें मोबाइल, एक प्रकार से बोले मोबाइल अस्पताल के माध्यम से लोगों को त्वरित मदद उपलब्ध कराई जा रही थी, उनका इलाज सुरक्षित कराया जा रहा था और इसके साथ साथ क्या हो रहा था कि कम लागत पर कम मूल्य पर। दूसरा था राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। इसके माध्यम से जो जांच होती है, जैसे रक्त की जांच हो गई, इस प्रकार की जो भी जांचें होती हैं उनको कम दामों पर उपलब्ध कराना, कम दामों पर सुनिश्चित कराना, ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का प्रयास था। क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 के दौर में जो आदिवासी राज्य हैं सबसे ज्यादा प्रभावित वहीं पे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो वहाँ की आबादी थी बाहर के क्षेत्रों में लोग काम करते थे। लेकिन इस दौरान कोविड-19 के दौरान जब से लोगों की घर वापसी हुई है तो उनके लिए आर्थिक समस्या बढ़ गई है और इस दौरान यदि उनके स्वास्थ्य का उचित देखभाल नहीं किया गया, यदि उनके एक प्रकार से देखें आर्थिक जो उनकी व्यवस्था है उस पर राज्य सरकारें ध्यान नहीं देती हैं, तो निश्चित रूप से समस्याएं बढ़नी तय हैं। और छत्तीसगढ़ हो गया, आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ऐसे में यदि राज्य सरकारें ध्यान नहीं देती हैं स्वास्थ्य के प्रति, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में स्थिति बहुत ही गंभीर होने वाली। तो आपको समझना है कि भाई मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना क्या थी, राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना क्या थी, किस राज्य सरकार की योजना थी, इतना ही आपको यहाँ पे समझने की जरूरत थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सोमवार को। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और यदि आपकी कोई समस्या है, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपको एक बार और बता दूं, याद दिला देता हूं कि आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर्स तो आपके कम्युनिटी टैब में मिलते हैं, लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके वहां मिल जाते हैं प्रतिदिन के। दूसरी बात, आपका करंट अफेयर्स क्विज होता है जो प्रतिदिन का होता है, वहां से आपको करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। तीसरा, टू द पॉइंट कार्यक्रम होता है आपके चैनल पर, वहां भी आपके करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न मिलते हैं और आपका साप्ताहिक कार्यक्रम तो चलता ही जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो आपके लिए करंट अफेयर्स के विधिवत प्रोग्राम इस चैनल पर हैं। पिछले 1 वर्षों की योजनाओं के बारे में मैं लगातार प्रत्येक बुधवार को पोस्ट करता हूं, तो पिछले 1 वर्ष की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो भी आपको इस चैनल पर मिल जा रही हैं। तो आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, विशेषकर करंट अफेयर्स के लिए। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब भी संतुष्ट होंगे और चीजें आप सबको भी समझ में आई होंगी। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।